अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट, जो कि चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है और लेक्चर नंबर 7 में जो है हम इसको नोट कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है, इसके दो और भी नाम हैं, जिसको हम आरएलसी सीरीज़ सर्किट भी कहते हैं, या फिर आप इसको जो है एक्सेप्टर सर्किट जो है इसका नाम भी आप इसको देते हैं। अब हम यहाँ पे ना इसकी वजह भी जानेंगे लास्ट पे कि वाई वी कॉल इट एन एक्सेप्टर सर्किट। तो सबसे पहले हम अपना सर्किट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि आरएलसी जो सीरीज सर्किट है ये किस तरह का है। इसमें आप देखें तो हमने तीनों कंपोनेंट्स रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों को आपने सीरीज में अटैच कर देना है। सीरीज मतलब एंड टू एंड हम इन तीनों को अटैच कर देंगे। और जब कोई भी कंपोनेंट्स एंड टू एंड या सीरीज में अटैच हों तो उसके बारे में हम ये जानते हैं कि सीरीज़ केस में करंट आपके पास सेम रहती है हर एक कंपोनेंट में, लेकिन जो वोल्टेज है वो हर एक के अक्रॉस डिवाइड हो जाती है। तो उसको आप यूँ लिख सकते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिवाइडेड। करंट जो सेम है इसका मतलब है कि रजिस्टर में करंट, इंडक्टर में करंट और तीसरी कैपेसिटर के करंट, तीनों जो हैं वो सेम है, जो किसके बराबर होंगी, सोर्स करंट के, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं, IRMS वैल्यू। लेकिन जो पोटेंशियल्स हैं ये इन तीनों के मुख्तलिफ होंगे और ये डिपेंड करते हैं इन तीनों की रिएक्टेंसेस के ऊपर। लाइक आप इसको लिख सकते हैं VR जो है वो बराबर है IRMS इंटू आर ओम लॉ से, VL बराबर है IRMS इंटू XL, और इसी तरह जो आपके पास VC है वो बराबर है IRMS इंटू XC। तो पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलर उसकी रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस के क्रॉसपॉन्ड जो है वो रिलेट करती है। और हम यहाँ पे अब देखेंगे कि ये जो तीनों आपके पास पोटेंशियल्स और करंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली किस तरह से रिलेट करते हैं। उसमें एक चीज़ मैं रिमाइंड करते रहूँ, आपको याद होगा जब हमने हर एक कंपोनेंट को अलग अलग से पढ़ा है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट को, तो उनके लास्ट में हमने ये जो है वो प्रूव किया था कि रजिस्टर केस में करंट और वोल्टेज जो है ये दोनों इन फेज होते हैं, जबकि आपके पास जो VR और IR दोनों इन फेज। कैपेसिटर केस में वोल्टेज जो है वो लैग कर रही होती है किससे, करंट से, और जबकि इंडक्टर केस में अगर हम देखें तो वोल्टेज जो है वो लीड करती है किससे, करंट से। इन तीनों को हमने कंबाइन फॉर्म में यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करना है। तो जब आप इन तीनों को कंबाइन फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उसको हम कुछ यूँ ड्रॉ कर रहे होंगे। आप यूँ देखें यहाँ पे ये आपके पास VR और IR है एक ही डायरेक्शन में, और हमने कहा हुआ है कि जिस तरफ करंट है IR उसी तरफ IC भी होगा, उसी तरफ IL भी होगा। तो इसका मतलब है जो IRMS है वो इसी तरफ करंट होगी। अब हम जो है बात करते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल की। अगर इसी तरफ आपके पास IR भी है, VR भी है और IR भी, IC भी और IL भी, तीनों करंट सेम डायरेक्शन में IRMS की तरफ, तो अभी जो मैंने यहाँ पे कम्बिनेशन बताया था कि कैपेसिटर केस में आपके पास जो करंट है वो इसकी वोल्टेज से लीड करती है। तो इसका मतलब है जो कैपेसिटर केस की वोल्टेज है, आप इसी तरफ IC भी लिख रहे हैं और IL भी, तीनों इसी डायरेक्शन में। तो कैपेसिटर केस में आपके पास करंट लीड करती है वोल्टेज से, इसका मतलब है हमें VC जो है वो नीचे ड्रॉ करना होगा, तभी लीड करेगी ना। लीड करंट लीड द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ π/2। इसी तरह इंडक्टर केस में हम कहते हैं वोल्टेज लीड करती है करंट से बाई एन एंगल ऑफ π/2। तो आप इन तीनों की बजाय जस्ट IRMS लिख दें तो तब भी ये काफ़ी होगा। तो हमने ये बता दिया ये इसी डायरेक्शन में जो है लाई कर रहे हैं। आप इसी डायग्राम को इन टर्म ऑफ रिएक्टेंसेस अगर नोट करें तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि आपके पास
पर्टिकुलर वोल्टेज जो कि रजिस्टर के क्रॉस है उसकी रेजिस्टेंस आर, IRMS तो कांस्टेंट है, हर एक में सेम है। ऊपर और नीचे की तरफ जो है यहाँ पे आपके पास होगा XL और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC। ये आपके पास वेक्टर डायग्राम होगी इनकी रिएक्टेंसेस की। हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये जो आपके पास रिएक्टेंसेस हैं या सर्किट की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है जिसको आप इम्पीडेंस बोलते हैं वो किस कंडीशन में क्या है, उसके लिए हमें इनके जो रिलेशंस हैं वो जानना होंगे। और वो क्या थे, हम जानते हैं कि आपके पास जो रिएक्टेंसेस हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जबकि रेजिस्टेंस जो कि रजिस्टर की है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। इसको आप लिखते हैं 2πfc और XL को क्या लिखते हैं ओमेगा L, इसको आप लिखते हैं 2πf इंटू L। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि जो XL है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है जबकि XC इन्वर्सली रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे इनिशियली लो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है, तो तब रिजल्ट क्या होगा एट लो फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी आपकी लो होगी यानी कि F आपने क्या दी है लो, कम दी है, तो हम इन दोनों रिलेशन में बता सकते हैं देन जो XL है ये क्या होगा स्मॉल, F जब स्मॉल होगा तो XL की वैल्यू भी स्मॉल होगी, यानी कि जो इंडक्टर रेजिस्टेंस शो करेगा वो बहुत ही कम होगी। इसी तरह जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस शो करेगा इन्वर्सली रिलेटेड F जितना स्मॉल होता जाएगा XC उतनी लार्ज होती जाएगी। तो इसका मतलब है सर्किट में तब एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी और एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस होगी, यानी कि सर्किट में दो जो है कंपोनेंट अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तब जो इंडक्टर है वो वहाँ पे ऐसे ही है जैसे ना होने के बराबर है, क्योंकि वो करंट को कोई भी अपोजिशन शो नहीं कर रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। तब सर्किट बिहेव करेगा एज ए RC सीरीज सर्किट, तो उसको हम क्या लिखेंगे, तब जो सर्किट है वो RC सीरीज सर्किट बिहेव करेगा। इसी तरह अब हम देखेंगे कि एट हाई फ्रीक्वेंसी आपको क्या जो है वो रिजल्ट मिल रहा है, तब जो है वो हम इसको कैसे लेके चलते हैं। फ्रीक्वेंसी अब आपकी हाई है, तब आप इन्हीं रिलेशन को अगर देखें तो ओमेगा L जो कि XL है ये आपके पास क्या होगा लार्ज, जबकि XC जो है ये स्मॉल हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है। तो तब आप देखेंगे तो सर्किट में अब दो तरह की रेजिस्टेंस होगी, एक इंडक्टर की और एक रेजिस्टर की। तब कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे वो यहाँ पे रेजिस्ट करंट को जो है कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा, करंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा। तब हम बोलेंगे देन सर्किट बिहेव्स एज RL सीरीज सर्किट। तो हमने अभी ये दो तरह की मॉडिफिकेशन देखी कि जब आपने बहुत कम फ्रीक्वेंसी रखी तब RC सीरीज सर्किट बिहेव कर रहा था जो कि 3 कंपोनेंट अटैच थे, और जब आपने इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रखी तब ये एज ए RL सीरीज सर्किट बिहेव कर रहा था। अब हम ये देख रहे हैं कि कम कर रहे हैं तो RC, ज़्यादा कर रहे हैं तो RL डोमिनेंट हो रही है। इसका मतलब है इन दोनों के इन बिटवीन कोई एक ऐसी वैल्यू भी होगी जहाँ पे RL, XL और XC इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे जो इसकी थर्ड मॉडिफिकेशन है जिसमें हम बता रहे हैं कि एट मॉडरेट फ्रीक्वेंसी वहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलता है, उसको हम कुछ यूँ लिख रहे हैं एट मॉडरेट फ्रीक्वेंसी, जिसको आप कह रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज एट दैट फ्रीक्वेंसी XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है। तब आपके पास XL जो है वो किसके बराबर हो जाता है XC के। जब XL XC के बराबर हो जाए तो आप इनको यूँ लिख सकते हैं 1/2πfc के बराबर। तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे रेजोनेंस 4π² L इंटू C। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा
1/2 पाई आर इंटू एल इंटू सी, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन की वजह क्या है, ये हमें क्या बता रहा है। अब जब आप देखें तो एक्सएल और एक्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए और ये दोनों एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों एक दूसरे के और दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर भी होगी है, तो तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और तब सर्किट सिर्फ और सिर्फ बिहेव करेगा एज ए रेजिस्टिव सर्किट। तो हम बताएंगे एट रेजोनेंस एक्सएल कैंसल दी एक्सी इफेक्ट, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। देन सर्किट विल बिहेव एज रेजिस्टिव सर्किट ओनली। तब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लाई कर रही होगी रेजिस्टर की। यहाँ पे इस केस में आर और एक्स सी लाई कर रहा था, इस केस में आर और एक्स एल लाई कर रहा था, यानी कि यूं एक्स एल ऊपर है, आर और एक्स एल, इस केस में आर और एक्स सी ऐसे, तो ये लाई कर रहे थे जस्ट। तो इसी तरह अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन लाई कर रहा है, रजिस्टर। तो जब रजिस्टर है सिर्फ और सिर्फ, तो रजिस्टर केस में हम ये बता रहे हैं कि रजिस्टर केस में करंट और वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, इन फेज। तो इसका मतलब है तब सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो क्या है, मिनिमम। इम्पीडेंस क्या थी, कंबाइन इफेक्ट विल बी मिनिमम। तो जब सर्किट में अपोजिशन जो है वो सबसे मिनिमम हो तो लार्ज करंट फ्लो करेगी। तो लार्ज करंट फ्लो की यही वजह थी कि जब इम्पीडेंस सबसे कम हो तो लार्ज करंट फ्लो करती है। और इसी के अकॉर्डिंग आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि शुरू में भी दो तरह की रेजिस्टेंस, बाद में भी दो तरह की रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या थी, लो फ्रीक्वेंसी पे आर और सी, यहाँ पे क्या थी, आर और एल, जबकि रेजोनेंस पे सिर्फ और सिर्फ आर। तो जब रेजोनेंस में सबसे कम फ्रीक्वेंसी थी तब आपके पास जो करंट है वो सबसे मैक्सिमम है, और इस सबसे मैक्सिमम करंट को हम रेजोनेंस करंट भी कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है वी नॉट ओवर आर के। वी नॉट क्यों कह रहे हैं, तब आपके पास वोल्टेज सबसे ज़्यादा है। तो ये रेजोनेंस सर्किट है जिसमें हम कह रहे हैं कि एट रेजोनेंस इट एक्सेप्ट्स द करंट, मैक्सिमम करंट को एक्सेप्ट करते फ्लो करे, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। तो इस केस में आप बाकी पॉइंट भी इसके बता सकते हैं कि ये जो एक्सेप्टर सर्किट है इसमें आपके पास करंट और वोल्टेज दोनों आपस में क्या होते हैं, इन फेज रेजोनेंस के ऊपर, और इसका पावर फैक्टर क्या होता है, 1। और एट रेजोनेंस जो है ड्यूरिंग सर्किट, हम यहाँ पे बता सकते हैं ड्यूरिंग दी होल ऑपरेशन, यहाँ पे VL और VC ये दोनों मच लार्जर देन हो सकते हैं सोर्स वोल्टेज से। क्यों, क्योंकि तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी कर रहा होता है और करंट जो है वो स्मॉल फ्लो कर रही है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम करंट के। तो ये इसके चंद एक पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम सीरीज़ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में करेंगे जो कि इसी के साथ रिलेटेड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।